स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप माने जाते हैं, क्या इस बार आपको लगता है? पहली बात है कि जिन लोगों का आपने नाम लिया वो मुझसे हर एतबार से अच्छे हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर उनका एक रुतबा भी है जिसका मैं भी एहतराम करता हूँ और मरते दम तक एहतराम करूँगा। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पहली बार मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर कबूल तो किया। आपका मीडिया तो कहता है कि ये पूरे ट्रैफिक है, हम उन्हें गलत साबित करके देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ फैसले होते हैं। तो मैं इस फैसले को मैंने पहले भी कह दिया है कि अवाम फैसला करेंगे। जब हम ये बातें कहते हैं तो हम वोटर की तवहीन करते हैं। यही वजह है कि 70 साल में ज़फ़र मनास पहला आदमी है जिसने शोपियान की सरजमीन से आज से 4 साल पहले एक ही नारा दिया कि सब नारे बंद करो, 3 नारे दो, वोट को इज़्ज़त दो, इज़्ज़त दो, वोटर को इज़्ज़त दो, वर्कर को इज़्ज़त दो। उसी वजह से मैं शोपियान में जिंदा रहा, वरना इन लोगों के सामने मेरी कोई हैसियत थी नहीं। और मुझे यकीन है कि जो खिदमात मैंने पीर पंजाल में दी है, कल्चर एकेडमी के अंदर जब मैं था, पहाड़ी सेक्शन का इंचार्ज था, वो मेरी ज़बान कल्चर के हवाले से जो मैंने काम किया है वो एक खुली किताब है। जो लोग मेरे साथ रहे हैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, वो भी मुझे जानते हैं। मेरे पास बेचने के लिए कोई लंबी चीज़ें नहीं हैं, ना लंबे झूठे दावे हैं। मैं पिद्दी हूँ, पिद्दी का शोरबा नहीं बनना चाहता। और मैं यकीन माने कश्मीरी लीडरशिप दिल्ली के मुकाबले में 47 से पिद्दी का शोरबा रही है, उनको मान लेना चाहिए। मैंने कौंसिल में कहा था कि ये मत कहो कि हम खुद मुख्तार हैं, आप लोगों का रिमोट कंट्रोल या दिल्ली में है या इस्लामाबाद में, जो उन्होंने चाहा हमसे करवाया है। मैं कोई बड़ा दावा तो करूँगा ही नहीं, लिहाजा इस लिहाज से जो मेरे बस में है वो मैं करूँगा। मना साहब, वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी तनकीद का निशाना करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक सवाल उठा है, बीजेपी खुद के सामने नहीं आती, उन्होंने ABC टीम को उतारा है, अपनी पार्टी को उन्होंने मैदान में उतारा, इनके कैंडिडेट्स उतरे, बीजेपी को पता है हमें हारना है। तो आपको कैसे लगता है कि जब अपनी पार्टी को ABC टीम कहा जाता है? जब वो ये कहते हैं कि बीजेपी को पता है कि हमें हारना है, इसका मतलब ये है कि उमर साहब अभी अपने उस वरासती जो डिक्टेटोरियल जहन है उससे बाहर नहीं आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हमने जो कहा था 47 में कश्मीरी को, उसको एक नारा सिखाया था अपने हाशा बरदारों के ज़रिए कि ये बबस कोश गस्ती कर लो अल कर वांगन कर बब कर लो। उमर साहब उसमें से नहीं निकले। अगर उमर साहब इसमें से निकले होते, उमर साहब को किस किताब में उनने लिखा, किस किताब में उन्होंने पढ़ा कि लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाएगी? क्या उमर साहब इस बात को भूल गए कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो कई इलाकों में वो चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद Z+ सिक्योरिटी में नहीं जा सकते थे? क्या उमर साहब इस बात को भूल गए कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो सेक्रेटेरिएट के अंदर एक कैदी की ज़िंदगी बसर करते थे? क्या उमर साहब इस बात को भूल गए कि 90 में वो और उनके वालिद मोहतरम और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी लीडरशिप गायब हो गई थी? ढूंढने से कोई नेशनली सड़क पर नहीं मिलता था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर थे वो बेचारे मारे जा रहे थे और अखबारों में ला ताल्लुकी का इश्तिहार निकालते थे। ये कहना, ये कैसे उन्होंने तय कर लिया? ये तो 4 जून को पता चलेगा। कश्मीर के अवाम बागैरत लोग हैं, उनका एक वोट है, वो अपने वोट से जिसको चाहेंगे रखेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं रखेंगे। मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं उठाया, ये उनका फैसला है, मैं कोई उनका वकील। लेकिन उमर साहब से पूछिए, आपने जम्मू में, आपने उधमपुर में, आपने लद्दाख में कैंडिडेट क्यों खड़े नहीं किए? या तो आप ये कहिए कि आप आल जम्मू व कश्मीर व लद्दाख नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, आप ये आल कश्मीर खान बल टू खादन यार की पार्टी है। अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं तो आपने वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े क्यों नहीं किए? आपने वहाँ अलायंस क्यों किया? तो आप दूसरों को ताना देने से पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? यहाँ पे सेंट्रल कश्मीर से आपने अशरफ मीर साहब को उतारा है, वहीं से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा रूहुल्लाह साहब को उतारा है, PDP ने वही परर को उतारा है। आपको लगता है कंपटीशन टफ होगा यहाँ से भी, श्रीनगर से भी अपनी पार्टी? हर जगह कंपटीशन टफ होगा और होना चाहिए, ताकि लोगों के वोट की इज्जत हो, ताकि वोटर की इज्जत हो, वर्कर की इज्जत हो, ताकि ये सारी पार्टियाँ, ताकि ये सारे कैंडिडेट हर दरवाजे पे जाएं, दामन फैलाएं, हाथ जोड़ें, अपना मौक़िफ़ सामने रखें, झूठे नारे ना बेचें, जज्बात का इस्तेसाल ना करें, कश्मीरियों को झूठे ख्वाब ना दिखाएं, आज ऑटोनॉमी का चूरन ना बेचें, आज 53 का चूरन ना बेचें, क्योंकि जब 53 का चूरन बेचना था वो 1955 था, जब आपने एक आदमी ने जाके एग्रीमेंट किया और उस चूरन को बेच के चला आया। आप चाहते हमें कुछ देना,
آپ ہمارے جذبات کی کوئی قدر کرتے, آپ کے دل میں ان سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کی کٹی ہوئی گردنیں, لٹی ہوئی عصمتوں کا ایک ذرا بر بھی پاس ہوتا, آپ 1996 میں بے شرمی سے حکومت لینے سے پہلے ہمارے لیے کچھ لاتے, ان مرے ہوئے لوگوں کے لیے لاتے. روح اللہ صاحب آئے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر, وہ جب چاہیں ہم ان کے ساتھ کھلی ڈبیٹ میں بھی آنا چاہتے ہیں. وہ کوئی فرشتوں کی جماعت کو, وہ ذاتی طور بڑے نیک ہیں, میں جانتا ہوں, بڑے اچھے ہیں, ہمارے عمر کے اعتبار سے ہمارے عزیز ہیں, فیملی کے اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں, لیکن وہ بھی جانتے ہیں, ان کا دل بھی جانتا ہے, ان کا ضمیر بھی جانتا ہے کہ وہ بھی کسی اچھی پارٹی میں نہیں, وہ بھی کسی نیک دودھ سے دلی ہوئی پارٹی میں نہیں. وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر ان سوالوں کا جواب دیں. وہ اور میاں الطاف صاحب ایک دینی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا یہ سچ نہیں کہ فاروق صاحب جب ضرورت پڑی تو انہوں نے بھجن بھی گائے, انہوں نے رام کو پوری دنیا کا لیڈر بھی کہا, انہیں محمد رسول اللہ کی یاد نہیں رہی. انہوں نے پرسوں اس بات پر گلا کیا کہ مجھے, ایک طرف سے ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے بابری مسجد توڑ دی, کشمیریوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں, دوسری ایشو کے تھے. ایک طرف سے وہ یہ بھی کہتے ہیں, ایک طرف سے گجر لیڈر کو لاتے ہیں میدان میں کہ آپ الیکشن لڑو. کیا ابھی 1 مہینہ پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گجر اور یہ پہاڑی لوگ جو ہیں وہ بےایمان ہیں, بکروال لوگ یہ بےایمان ہیں, یہ پیسے پر بک جاتے ہیں, یہ نہیں کہا؟ تو اب عمر روح اللہ صاحب ان سوالوں کا بھی جواب لے کر آئے, ہمارے آمنے سامنے بڑا بھائی چھوٹا بھائی بات کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. سر یہ